Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question is on Surrogacy Regulation Act of 2021. सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. सो सरोगेसी आपको पता है, सरोगेसी क्या होता है? जब कोई कपल ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस है ना, मतलब एक चाइल्ड बियर नहीं कर सकते, इनफर्टिलिटी इश्यूज एंड ऑल, तो वो क्या करते हैं, किसी मतलब अदर जो वुमेन होती हैं उसकी हेल्प लेते हैं टू जस्ट लाइक हैव हर वोम्ब टू डिलीवर देयर चाइल्ड, है ना. तो ये होता है सरोगेसी सिंपल लैंग्वेज में, है ना. अब सरोगेसी एक्ट जो है ये इन सब चीज़ों को, सरोगेसी से रिलेटेड चीज़ों को एक तरह से फॉर्मलाइज करता है, एक तरह से उसमें एक रेगुलेशन लगाता है. तो सरोगेसी सबसे पहले इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सरोगेसी सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक वाली अलाउड है, कमर्शियल नहीं. ये आपको पता होना चाहिए. दोनों में फ़र्क क्या है, कमर्शियल सरोगेसी और अल्ट्रुइस्टिक में एक छोटा सा फ़र्क है. देखो, सरोगेसी में जो मान लो ये कपल है, ठीक है, और ये आपका जिस वुमेन की इन्होंने हेल्प ली है, ठीक है, जिस फीमेल की इन्होंने हेल्प ली है, अब एक तो होता है कि आप इस फीमेल के जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होंगे, चाइल्ड बियरिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो दे दो, है ना. एक होता है कि आप इसको कुछ प्लस एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो, जो कि मतलब ये हॉस्पिटलाइजेशन और इन सब से भी अलग हो. तो ये तो हो गया कमर्शियल, कि आपने एक तरह से उस चीज़ को मोनेटाइज कर दिया. लेकिन अल्ट्रिस्टिक क्या होता है कि सिर्फ आप उतने ही एक्सपेंसेस, जो भी उसका हॉस्पिटल बियरिंग या मेडिकल एक्सपेंसेस जो होंगे इस सरोगेसी की वजह से, वो सारा आप बियर करोगे, एक्स्ट्रा कोई मोनेटाइजेशन बेनिफिट नहीं होगा. तो ये आपका जो ये कमर्शियल इसलिए बैन है बिकॉज इसके मिसयूज होते हैं फिर बाय लाइक लूरिंग पीपल इन विद दीज मॉनेटरी बेनिफिट्स, है ना. तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि कपल्स भी कौन कौन से, किन कपल्स के लिए अलाउड है. सबसे पहले तो कपल्स जिनके लाइक दे हैव प्रूवन इनफर्टिलिटी, है ना. ऐसे नहीं कि इन्होंने बोल दिया या कि नहीं दिक्कत है या मन मर्जी से, दे शुड हैव अ प्रूवन सर्टिफिकेट, प्रूवन इनफर्टिलिटी, है ना. और दूसरी बात, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पजेस, ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल पर्पजेस के लिए नहीं होगा, और ना ही ऐसे बच्चे पैदा करने जिनको बाद में अबेंडन कर दिया जाए. तो सरोगेसी से जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होता है उसको आप अबेंडन नहीं कर सकते बाद में, है ना, बिकॉज उसका फिर मिसयूज हो सकता है, लाइक चिल्ड्रन फॉर सेल, प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. और उस पर भी कपल्स होने चाहिए, फिर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, है ना. फॉरेन नेशनल्स नहीं होने चाहिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए ये लॉ मतलब अलाउ नहीं करता है. एंड शुड बी लीगली मैरिड, इंडियन सिटीजन्स एंड लीगली मैरिड. वो भी मैरिज जो है उसको कितने साल हुए होने चाहिए, एटलीस्ट 5 साल, एटलीस्ट 5 साल. ऐसा नहीं कि आज शादी होगी तो कल कोई डिसाइड कर लिया सरोगेसी, ऐसा नहीं. 5 साल तक की लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए तब तक, है ना. इसमें फिर जो मदर होती है और जो फादर होते हैं, ये जो कपल जो सरोगेसी का लाइक वे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मदर की एज लिमिट जो होती है दैट इज फ्रॉम 23 टू 50 ईयर्स ओल्ड, एंड फादर की होती है 26 टू 55 ईयर्स ओल्ड, है ना. ये उसके बाद एक और केस होता है, अगर कोई फीमेल विडो है या डाइवोर्सी है, शी कैन ऑल्सो गो फॉर सरोगेसी, लेकिन उसकी एज कितनी, 35 टू 40 ईयर्स ओल्ड, है ना. ये आपको 3 लिमिट पता होनी चाहिए. अच्छा, किन किन लोगों को ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, सबसे पहले फॉरेनर्स, है ना. दूसरा, कपल्स जिनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है. तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है कि सरोगेसी आप सेकंड चाइल्ड पे नहीं अलाउ करते हैं. क्यों नहीं अलाउ करते हैं, बिकॉज लाइक अगर आपका मान लो फर्स्ट चाइल्ड है आपके पास ऑलरेडी, तो आप सेकंड चाइल्ड सरोगेसी नहीं अडॉप्ट कर सकते अनटिल और अनलेस आपका फर्स्ट चाइल्ड की कुछ मतलब कोई लाइक फेस कर रहा है कुछ मतलब ऐसी डिजीज़ या कुछ समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको नीड है कि सेकंड बच्चा होना चाहिए और यू आर प्रूवन इनफर्टाइल, है ना. तो ये आपको पता, या आपका कोई ऐसा है कि आप अगर नेचुरल मेथड से अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन फॉर द चाइल्ड, है ना. ये प्रूवन है. तो ये सारी चीज़ें. और ना ही ये मेथड अलाउ नहीं करता है गे और लेस्बियन कपल्स को भी, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. और साथ ही साथ जो सरोगेट मदर होगी, मतलब जो सरोगेसी में अपना वूम्ब जो है वो कपल्स को मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करने में जो हेल्प करेगी, दैट इज सरोगेट मदर, है ना.
जो आपका सरोगेसी में हेल्प करेगी उसकी भी एज लिमिट है, उसकी है 25 टू 35 ईयर्स ओल्ड। साथ ही साथ एक बहुत नेसेसरी कंडीशन कि ये सरोगेट मदर शुड बी द क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सब बता दिया, अब सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट इज करेक्ट? द एक्ट अलाउज ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही। कमर्शियल सरोगेसी इज बैंड। बैंड मतलब कि इट इज एन ऑफेंस। देखो इसी के अंडर क्या है, कमर्शियल सरोगेसी इज एन ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस, और साथ ही साथ अबेंडनिंग द सरोगेट चाइल्ड। अगर आपने बच्चा सरोगेसी से लिया और उसके बाद उसको अबेंडन कर दिया उस कपल ने, तो वो भी एक तरह का ऑफेंस है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और या आपका कोई चाइल्ड फॉर सेल या प्रोस्टिट्यूशन या इस सब पर्पज़ के लिए अगर बच्चा पैदा किया है तो वो भी आपका ऑफेंस है। इसमें आपका 10 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ ही साथ 10 लाख तक का फाइन भी हो सकता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला, सिंगल मैन एंड फॉरेन नेशनल्स आर अलाउड, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंगल मैन को नहीं अलाउड है। मतलब सिंगल, जो आपका सिंगल मैन एंड वुमेन दोनों को ही अलाउड नहीं है, मैंने आपको अभी बताया है ना, यहाँ नहीं बताया होगा, लेकिन सिंगल मैन एंड वुमेन आपको अलाउड नहीं है। गे एंड लेस्बियन कपल्स भी अलाउड नहीं है, फॉरेन नेशनल्स भी अलाउड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। द सरोगेट मदर मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे तो पता क्या होता है, जब हम ऑप्शन देखते हैं ना, ये भी एक एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका होता है आपके ना, कई बार सॉल्व हो जाता है एक ऑप्शन एलिमिनेट होके, है ना, जैसे सेकंड हटा के मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको एग्जाम में मुझे आपको सारे स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करने, तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही आंसर निकालूंगा। अदरवाइज आपको पता ही होगा स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक्स, मुझे उसमें जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज द एक्ट पेनलाइजेज कमर्शियल सरोगेसी, बिल्कुल सही, विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपका 134 हो जाएगा, है ना, इजी है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो आपका बोथ मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स एंड लीगली मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, बिल्कुल सही। द वुमेन मस्ट बी एज बिटवीन 25, नहीं 23 है ये, तो ये गलत हो जाएगा। द मैन मस्ट बी एज बिटवीन, बिल्कुल सही, तो 1 and 3 ओनली, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ना ये गलती से हो गया होगा, कई बार ना डेटा गलत एंटर हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ये आपका सी होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि काफ़ी जगह ना न्यूज़पेपर 25 दिखाते हैं फीमेल की एज काफ़ी, लेकिन जो मतलब एक्चुअल एक्ट है उसके हिसाब से 23 है, तो आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज पॉक्सो, है ना, तो आपको पता ही होगा पॉक्सो, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, 2012 में आपका ये एक्ट आया था। इसकी खास बात क्या है, सबसे पहला जो जिसके लिए हाईलाइटेड है, दैट इज इन्होंने मतलब ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर एनीवन अंडर 18 ईयर्स, है ना, तो 18 साल से छोटे किसी भी एडोलेसेंट के लिए जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ एनी काइंड इज बैंड इवन इफ द कंसेंट इज इन्वॉल्व। कंसेंट नहीं देखा जाता है, 18 साल से छोटे इंसान का कंसेंट वैलिड नहीं होता है। अच्छा, इसके ये क्यों होता है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है, ये बोला जाता है कि कंसेंट तो आप एक छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं है चीज़ों की, जिसको सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं है, उसको आप मैनिपुलेट करके कंसेंट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अगेंस्ट भी एक चीज़ होती है कि भाई दुनिया में 16 साल तक आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूथ्स हैव लाइक बीन ऑलरेडी इन्वॉल्विंग इन ऑल दीज सेक्सुअल एक्टिविटीज़, दे ऑलरेडी आर वेरी मच अवेयर इनफ ऑफ दीज थिंग्स। इंस्टेड इस चीज़ का मिसयूज़ बहुत हो रहा है, तो एक तरफ ये बच्चों को बचाता है सेक्सुअल ऑफेंसेस से, और एक तरफ इसके मिसयूज़ का काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं ना, कैसे मतलब इससे आप एक्सटॉर्शन करते हैं, किस तरह से आप किसी को डरा धमका के पैसे निकलवाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट क्रिमिनलाइजेस ऑल सेक्सुअल एक्ट्स विद पर्सन बिलो 18 ईयर्स इवन इफ कंसेंट वाज गिवन, बिल्कुल सही। ऑल पॉक्सो केसेस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द लाइक दिस ऑफेंस द केस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये इसमें मेंशन्ड है पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑल्सो बैन्स, है ना, तो देखो इस ओरिजिनल एक्ट में तो नहीं, लेकिन इसका बाद में अमेंडमेंट आया था 2019 में, उसने इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया, दिस एक्ट बैन्स द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मटीरियल इज अ काइंड ऑफ पनिशेबल ऑफेंस, है ना, तो तीनों ही सही ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉक्सो आपको पता होना चाहिए, बहुत मतलब हाईलाइटेड एक्ट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैंपा। अब कैंपा क्या होता है, ये सिंपल है, देखो कैंपा इज अ बॉडी, इसको नाम पता होना चाहिए आपको, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड
प्लानिंग अथॉरिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बॉडी है जो एक फंड को मैनेज करती है, दैट इज योर सीएफ एफॉरेस्टेशन फंड जो होता है, कैंपा फंड जो होता है उसको मैनेज करती है। अच्छा, ये होता क्या है, देखो एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये इस तरह से है कि आप जितने पेड़ लगाओगे उसके बदले में आपको जो है मॉनेटरी कंपनसेशन जो है इस फंड में देना पड़ता है। तो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई कहीं जगह से आप पेड़ काट रहे हैं तो आपको उसके जो भी सेट रूल्स होते हैं उस हिसाब से आपको फंड में जो है उतना आपको मॉनेटरी जो है डोनेशन देना पड़ता है ना, रिक्विजिट जिस तरह से आपने डिफॉरेस्टेशन किया है। तो एक तरह से ये क्या है, ये फंड फिर उसका फंड का यूज होगा बाद में दोबारा से एफॉरेस्टेशन में। तो ये समझ आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैंपा फंड क्या है। कैंपा फंड आपका जो भी आप जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मान लो कहीं से पेड़ काट रहे हैं कुछ लगाने को, तो उस पेड़ों को काटने के हिसाब से आपका इस फंड में उनको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैंपा फंड होता है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, देखो ये एस्टेब्लिश एक्चुअल बाई एक्ट तो आपका 2016 में हुआ था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 2002 में आपका पहली बार जो है इसके बारे में बात की थी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज देखो कैंपा इज अ बॉडी विच मैनेजेस द एफॉरेस्टेशन फंड, है ना। कैंपा फंड भी बोल सकते हैं आप सीधे। हमारा एग्जाम पीएचडी वाला एग्जाम नहीं है, हमारा एग्जाम है, आपको एक जनरल लेवल पे आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, है ना। तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको ये पता ही होगा, बार बार बताता हूँ मैं अपने इन्हीं लेक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं कुछ और कुछ होती हैं स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। स्टैट्यूटरी मतलब जिनके लिए आपने सीधे एक बिल लाया, एक्ट बना दिया पार्लियामेंट में, है ना। अब कुछ लोगों ने सर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाते क्या, नहीं जाते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी है तो वो सिंपल लॉ नहीं होता, वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है, फिर उसको एक्ट बनाना पड़ता है। समझ आता है। नॉर्मल लॉज ऐसे ही बनते हैं, सिंपली बिल लाया, एक्ट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करना है वो अलग होता है। फिर आपका देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कई टाइप के होते हैं, मैं आपको इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे अंडर आर्टिकल 368 फिर कुछ को है उसमें काउंट भी नहीं किया जाता है, इवन इफ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट आपको पता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसी हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, सीएजी है, ईसीआई है, और यूपीएससी है, एसपीएससी है, स्टेट पीएससी है ना, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द कैंपा फंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो मैंने बात की कि कैंपा फंड में आप पैसा देंगे, ठीक है। अब कैंपा फंड में जो पैसा आता है उस पैसे को अलोकेट कैसे किया जाता है, उस फंड का 90% जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को और सिर्फ 10% जाता है सेंटर को। ये आपको पता होना चाहिए ना। ये एक्चुअल में थोड़ा ना सुनने में उल्टा लग रहा होगा आपको, अजीब लग रहा होगा यूजुअल चीज़ों से, तो यही होता है, आपको पता होना चाहिए। द कैंपा फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 90% टू स्टेट्स एंड 10% टू द सेंटर, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। द फंड इज मेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, नहीं प्रमोट नहीं, इंस्टेड अगर आपको फंड में पैसा देना पड़ रहा है पेड़ काटने के लिए तो आप पेड़ कम काटेंगे, आप चाहेंगे कि मुझे पैसे ना देना पड़े, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये प्रमोट नहीं करता, उल्टा, है ना। तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, ये ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका काम क्या है कैंपा फंड आपका, इट इंश्योर्स द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कि आपने यहां से पेड़ काटे, आप उसके बराबर कैंपा फंड में पैसे डाल दो, फिर कैंपा फंड की जो मतलब जो आपका कैंपा अथॉरिटी है, जो कैंपा फंड का जो पैसा है उसको यूज करके कहीं एफॉरेस्टेशन करेगी, ना। ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज साइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं, एक कन्वेंशन है 1973 का, जो एक ग्लोबल ट्रीटी है और ये बाइंडिंग होती है, लीगली बाइंडिंग है, टू इंश्योर दैट जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरह का, ऐसी स्पीशीज जो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं आपका आईयूसीएन की। अच्छा, किसकी, सिर्फ एनिमल की नहीं, फ्लोरा की भी, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी, उनकी जो भी ट्रेड होगा उसको ये बैन नहीं करता, बैन नहीं बोल रहा हूँ, रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। तो साइट्स एम्स टू रेगुलेट दीज ट्रेड इन दिस, है ना। तो उस हिसाब से वो क्या कर सकता है कि रेगुलेट में फिर वो लिमिट सेट कर सकता है, वो एक तरह का स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, एक तरह सा का एक कोडिफाइड प्रोसीजर बना सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। तो साइट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, है ना।
नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट चीता, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022, ठीक है, में लॉन्च किया गया था। देखो चीताज जो है हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे इन 1952, है ना। उसके बाद से 2022 में ये प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया, जिसमें हमने क्या किया कि जो अफ्रीकन चीता हैं उनको क्या किया जाए, आपका यहाँ पे इंडिया में लाया जाए, यहाँ पे इंडिया में उनको फिर ग्रो करा जाए, फिर उनकी जो भी आगे रिप्रोडक्शन होगा ये सब, तो एक तरह से री इंट्रोड्यूस करा जाए चीता को इंडिया में, है ना। फिर आपने पता भी होगा इसमें कूनो नेशनल पार्क, फिर मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था आपका जैसे नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये आपको पता होगा यहाँ पे लाए गए हैं। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट चीता वॉज लॉन्च्ड टू री इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीताज, है ना। अब आपका ये पता होना चाहिए, इट एम्स टू री इंट्रोड्यूस चीताज इन इंडिया आफ्टर दे बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1952, बिल्कुल सही। एशियाटिक चीताज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, एंड आर ओनली फाउंड इन ईरान, बिल्कुल सही, है ना। जो एशियाटिक चीता है अभी के टाइम पे वो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द अफ्रीकन चीता इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए चीता की खास बात क्या है। चीता आपका फास्टेस्ट लैंड मैमल है ना। मैमल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन आप इसमें भी पढ़ते हैं बायो वगैरह में, है ना। तो इसमें आपका ये आपका बर्स्ट में जैसे इस स्पीड रेंज तक, मतलब आपका एक तरह से अचीव कर सकता है इतनी स्पीड, मतलब भले ही कॉन्स्टेंटली ना सही बट बर्स्ट में ही सही, लेकिन इतनी ये स्पीड इस रेंज में अचीव कर सकता है। तो इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग लैंड मैमल, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it and subscribe to the channel. I will see you all in the next video. Thank you again.